हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेस लेक्चर। डियर स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं वेव्स एंड वाइब्रेशन, जिसमें हमने अभी तक सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिटेल में स्टडी कर लिया है और उसके बाद हमने डैम्ड मैकेनिकल ऑसिलेटर, डैम्ड इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर को स्टडी किया, जिसमें हमने ये देखा कि अगर हमारे पास रियल लाइफ सिचुएशन है, कोई ऑसिलेटर ऑसिलेट करवा दे हम, तो उसमें डैम्पिंग होती है और डैम्पिंग के बाद उसके 3 तरह के सोल्यूशंस निकलते हैं, जिसमें 3 तरह की डैम्पिंग होती है: लाइट डैम्पिंग, क्रिटिकल डैम्पिंग और हैवी डैम्पिंग। फिर हमने ये भी देखा कि डैम्पिंग को मेजर करने के लिए हमारे पास 3 पैरामीटर्स होते हैं, जिसमें लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट आ जाता है, क्वालिटी फैक्टर आ जाता है और एक रिलैक्सेशन टाइम आ जाता है, जिससे हम ये देख लेते हैं कि भाई डैम्पिंग की जो अमाउंट है किसी ऑसिलेटर में कितनी है। अभी जो डैम्प्ड मैकेनिकल ऑसिलेटर है, इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल है कि आप मान लीजिए पार्क में अपने फ्रेंड के साथ गए हैं और आप स्विंग ले रहे हैं, स्विंग है ना, पींग बोलते हैं जिसको हिंदी में। तो आपने एक बार स्टार्ट कर दिया पींग को, अब आप कोई फोर्स नहीं लगा रहे, ठीक है, ना ही आपका फ्रेंड आपको पीछे से पुश कर रहा है। तो आप जब स्टार्ट करोगे पींग को, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, वो रुक जाएगी। इसी को डैम्प्ड मैकेनिकल ऑसिलेटर बोलते हैं। तो लेकिन रियल लाइफ सिचुएशन में हम ये नहीं चाहते कि हमने कहीं पे ऑसिलेशन को स्टार्ट किया और वो रुक जाए। हम चाहते हैं कि ऑसिलेशन सस्टेन्ड रहे। तो उनको सस्टेन कैसे किया जाता है, उसके लिए हम फोर्स अप्लाई करते हैं। हम अपने फ्रेंड को बोलेंगे कि आप पीछे खड़े हो जाओ, जब मेरा मोशन धीरे धीरे पींग रुकने वाली होगी आप एक बार धक्का मार देना, ठीक है। तो वो आपको फोर्स लगा रहा है। आपकी पींग जैसे एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचा, पेंडुलम जैसे ये मान लीजिए स्विंग है, तो जैसे ही यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचा, वो यहाँ से एक पुश देगा। तो एक बार आपको पुश दिया, आप एक बार स्विंग करके वापस आ जाओगे, फिर दोबारा पुश दिया, दोबारा आ जाओगे। अगर हम इस पुशिंग की फ्रीक्वेंसी को आपकी ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर दें, तो ये ऑसिलेशन सस्टेन रहेगी। उस केस में रेजोनेंस बोला जाता है उसको, और जो एम्पलीट्यूड होता है वो मैक्सिमम होता है। तो अभी इस प्रॉब्लम को, जिसमें हम किसी ऑसिलेटर के ऊपर फोर्स लगा के, किस तरह की फोर्स लगाएंगे, सिनुसॉइडल फोर्स लगाएंगे, सिंपल हार्मोनिक फोर्स लगाएंगे, ताकि जो ऑसिलेशन है वो डाई आउट ना हो, वो सस्टेन रहे। तो इस तरह के मोशन को बोला जाता है फोर्स्ड ऑसिलेशंस, जो हम आज के इस लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों। ये यूनिट आपकी बीएससी के वेव्स और वाइब्रेशन के टॉपिक का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिलेबस में, ठीक है। और इसके ऊपर आपको आईआईटी जैम में भी प्रॉब्लम्स आएंगी और बीएससी के यूनिवर्सिटी एग्जाम्स होते हैं या किसी भी एंटेक्स एग्जाम में फोर्स ऑसिलेटर के ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो हम इसको बहुत डिटेल में समझेंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, इसमें हम फोर्स्ड मैकेनिकल ऑसिलेटर को स्टडी करने वाले हैं। हम देखेंगे कि भी उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है, कौन कौन सी फोर्सेस वहां पे एक्ट करती हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है। 2 तरह के बिहेवियर होते हैं, ट्रांसिएंट बिहेवियर और स्टेडी स्टेट बिहेवियर। दोनों बिहेवियर्स को हम आज स्टडी करेंगे। ट्रांसिएंट बिहेवियर के केस में डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, इस पींग का या ऑसिलेटिंग पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, ट्रांसिएंट के केस में भी और स्टेडी स्टेट के केस में भी। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि हम एक्स फाइंड करेंगे, एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, कि मीन पोजीशन से जब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हुआ, उधर से हमने फोर्स भी लगा दी, तो फोर्स भी चल रही है, साथ साथ मोशन भी हो रहा है। तो उस केस में जो डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का, किसी भी टाइम टी पे अगर आप लिखना चाहते हो, तो उसको कैसे लिखोगे, इसको हम आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे। फिर आने वाले लेक्चर में हम वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे। इसमें फिर इंपीडेंस आ जाती है, मैकेनिकल इंपीडेंस, वो भी आज के लेक्चर में होगी। उसके बाद फेज डिफरेंसेस आ जाते हैं इनके बीच में। फिर वेरिएशन ऑफ ऑल दीज क्वांटिटीज, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, तीनों की वेरिएशन विद फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, क्योंकि जो हमारा सोर्स है, जो हमारा ड्राइविंग फोर्स है, उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी होगी और एक ऑसिलेटर की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। तो उस फ्रीक्वेंसी को वेरी करने से डिस्प्लेसमेंट का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कैसे वेरी करती है, फिर वहां पे रेजोनेंस आ जाएगी। तो ये सब चीजें हम इस लेक्चर सीरीज में, फोर्स ऑसिलेटर की लेक्चर सीरीज में बहुत डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे चैनल पे, हम आज इस टॉपिक को शुरू करने वाले हैं। तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द हेडिंग, दिस इज फोर्स ऑसिलेटर, और इसका डायग्राम देखते हैं पहले क्या है। ये डायग्राम आपको एग्जाम में बनाना है। ये एक रिजिड सपोर्ट है, क्योंकि हम मैकेनिकल ऑसिलेटर पढ़ रहे हैं। तो यहाँ एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है उसको हम उसको कैपिटल एस से डिनोट करते होते हैं बच्चे, कैपिटल एस से। यहाँ पे हमारे पास एक मास है, मास एम, और ये सारा कुछ जो है ये एक फ्लोर के ऊपर है हमारे पास। इस तरह से फ्लोर अभी स्मूथ फ्लोर नहीं है, इट इज़ ए रफ सरफेस। रफ सरफेस होगा तभी तो वहाँ पे डैम्पिंग होगी। थोड़ा सा ये रफ सरफेस है, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। उसके साथ साथ यहाँ पे एयर फ्रिक्शन भी है। तो हम बेसिकली एयर फ्रिक्शन को ही कंसिडर करते हैं। मैंने आपको डैम्प्ड ऑसिलेटर में ये चीज़ समझाई थी कि जो डैम्पिंग फोर्स होती है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। जब आप किसी विस्कस मीडियम से, मान लो हवा में आप बाइक चला रहे हो,
सड़क के ऊपर बाइक चला रहे हो, हवा चल रही है, तो जितनी ज़्यादा स्पीड से आप बाइक चलाओगे उतनी ज़्यादा अपोजिंग फोर्स आपको फील होती है। तो ये जो डैम्पिंग फोर्स होती है, इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर स्पीड। जितनी ज़्यादा स्पीड आपकी होगी या इस ऑसिलेटिंग पार्टिकल की जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतनी ज़्यादा अपोजिंग फोर्स यहाँ पे लगेगी। तो यहाँ एयर फ्रिक्शन है, इसको याद रखना है। तो इसको हमने ना ऑसिलेट करवा दिया, तो ये हमारी मीन पोजीशन है, इसको हमने यहाँ से ऑसिलेट करवा दिया। तो ये इस तरह से ये मीन पोजीशन मैंने बना दी, और ये मान लेते हैं इसका रेंज है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ए प्लस ए, दिस इज द मिनिमम वैल्यू माइनस ए, और इस रेंज के अंदर ये पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। तो जैसे ही आप इसको यहाँ से स्टार्ट करके, मान लो आपने इसको खींच के आप इस पॉइंट पे ले गए, इस पॉइंट पे, वहां पे जाके आपने छोड़ दिया। अभी मैंने कोई भी यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स अप्लाई नहीं करी, ये अभी तक डैम्प्ड ऑसिलेटर है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आपको लेक्चर सीरीज प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। तो अगर मैंने यहाँ से इसको स्टार्ट कर दिया, इस पॉइंट से ये ऑसिलेट करेगा। अब यहाँ पे डैम्पिंग भी है और साथ साथ रीस्टोरिंग फोर्स भी है। तो रीस्टोरिंग फोर्स और डैम्पिंग दोनों में से कौन डोमिनेट करता है, डिपेंडिंग अपॉन दैट यू नो दैट कि उसमें 3 तरह के सोल्यूशन बनते हैं, जिसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्रिटिकल, लाइट और हैवी डैम्पिंग के केसेस हैं। तो लेकिन जब ये स्टार्ट होने के बाद अभी हमने फोर्स को स्टार्ट नहीं किया, उस टाइम पे जो इसका बिहेवियर, उसको ट्रांशिएंट बिहेवियर बोलते हैं। अभी मैं इसके नोट्स भी आपको बना दूंगा। तो ट्रांशिएंट बिहेवियर में ये अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करता है, ठीक है। उसके बाद हमने फोर्स लगाई, बाद में नहीं लगाई, हम ऐसे बोल लेंगे कि हमने स्टार्टिंग पे लगा दी, लेकिन उस फोर्स का तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक डैम्पिंग नहीं होगी। अगर तो वो स्टार्ट हुआ तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से पार्टिकल स्टार्ट हुआ और ये अपनी फ्रीक्वेंसी से जा रहा है, ठीक है। टाइम पीरियड उसका अपना है, जो नेचुरल टाइम पीरियड है। लेकिन जैसे ही मोशन डैम्प होना शुरू होता है, उधर से जो अप्लाइड फोर्स है वो अपना काम करना शुरू करती है। तो यहां पे मान लेते हैं जब ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, तब रीस्टोरिंग फोर्स, आपको पता है रीस्टोरिंग फोर्स एफ ऑफ आर वो होती है माइनस एस एक्स। अब ना इस केस में ना हम हर किसी क्वांटिटी को इस नोटेशन से डिनोट करेंगे। ये वेक्टर नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी हम मान लेते हैं क्योंकि इस तरह की नोटेशन में हमारी जो कैलकुलेशंस हैं वो आसान हो जाती हैं। हम ई रेज़ टू पावर आयोटा ओमेगा टी की फॉर्म में लिख लेते हैं सॉल्यूशंस को, और उनको डिफरेंशिएट करना आसान होता है। तो इसलिए इस फॉर्म में हम इसको करेंगे। तो यहाँ पे एक तो ये फोर्स लगेगी, रीस्टोरिंग फोर्स, जो हमेशा लगती है। दूसरी फोर्स यहाँ पे लग जाएगी जब ये पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, तब यहाँ पे डैम्पिंग फोर्स लगती होती है ना, दूसरी फोर्स एफ डी। ये हमने डैम्प्ड ऑसिलेटर में भी पढ़ी हुई है, और इट इज ऑपोजिट टू वेलोसिटी वेक्टर। तो यहाँ पे हम माइनस, इट इज इक्वल टू माइनस आर इंटू वी, है ना। आर इज द डैम्पिंग, इसको बोलते हैं डैम्पिंग कांस्टेंट। ये तो अभी ना हमारी रिवीजन ही हो रही है, लेकिन ये फोर्स ऑसिलेटर स्टार्ट हो चुका है। आपको ये फोर्सेस बतानी है एग्जाम के अंदर कि ये फोर्सेस पे लग रही हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस आर डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। ये दूसरी फोर्स हो गई। तो वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल आर दिस, नंबर 1 रिस्टोरिंग फोर्स, नंबर 2 डैम्पिंग फोर्स। अब जो डैम्पिंग फोर्स है बच्चे, ये वेलोसिटी के ऑपोजिट है, इसका ध्यान रखना। मतलब देखिए, जब ये मास जो है हमारा राइट साइड की तरफ जा रहा है, अब जैसे मैंने बोला मास इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका वेलोसिटी वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा। उस केस में डैम्पिंग फोर्स ऑपोजिट होगी। मैं यहाँ बना के आपको समझा रहा हूँ कि डैम्पिंग फोर्स हमेशा वेलोसिटी वेक्टर के ऑपोजिट रहती है। अगर पार्टिकल राइट साइड जाने की बजाय लेफ्ट साइड जा रहा होता तो वेलोसिटी वेक्टर उधर होता है। वेलोसिटी वेक्टर किधर बनाते हैं, सोचो। अगर आपका मोशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी वेक्टर भी उधर ही बनेगा। मान लीजिए ये स्केच है मेरा, ये स्ट्रेट लाइन में ऊपर जा रहा है, तो इसका वेलोसिटी वेक्टर ऊपर बनेगा। मास राइट साइड पे जा रहा है तो इसका वेलोसिटी वेक्टर राइट साइड पे बनेगा। लेफ्ट साइड पे जा रहा है तो लेफ्ट साइड पे बनेगा। तो लेकिन डैम्पिंग फोर्स वेलोसिटी के ऑपोजिट बनानी है आपको। तो ये डैम्पिंग फोर्स बन गई, उसमें यहाँ माइनस साइन आ जाएगा क्योंकि इट इज ऑपोजिट टू वेलोसिटी। और रिस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट होती है, वो आपको पहले से पता है, आपने एसएचएम पूरा पढ़ा हुआ है। और लास्ट में हम यहाँ पे एक और फोर्स लगाने वाले हैं जो इसके मोशन को डैम्प होने से बचाएगी, वो फोर्स। तो दैट इज सिनोसॉइडल फोर्स, नेचर उसका सिनोसॉइडल है। उस फोर्स को हम लिखेंगे नंबर 3 लगा के, क्योंकि ये फोर्स ऑसिलेटर पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे एक अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स ऑफ ड्राइविंग एजेंसी, जो इसको ड्राइव करने वाली एजेंसी है उसकी एक अप्लाइड फोर्स होगी बच्चे, और उसको हम डिनोट करेंगे इस नोटेशन से, एफ से। सिंपली एफ लिखेंगे उसको। तो इसका एक एम्पलीट्यूड होगा एफ नॉट ई रेज़ टू पावर आयोटा ओमेगा टी, है ना। अब आपको पता है ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा की जो ये नोटेशन होती है, ये बेसिकली सिनोसॉइडल टर्म्स को
रिप्रेजेंट करने के लिए होती है। अगर आप इसको खोलेंगे तो आ जाएगा cos ओमेगा टी साइन प्लस आयोटा साइन ओमेगा टी, है ना, तो वो हम बाद में करेंगे सारा कुछ। तो ये तीसरी इक्वेशन, जो तीसरी फोर्स है वो ये है। तो इस केस में बच्चे तीन तरह की फोर्स पार्टिकल के ऊपर लग रही है, तो जो टोटल फोर्स होगी वो क्या होगी, उसको हम नेक्स्ट शीट पे लिखेंगे। ओके, तो जो नेट फोर्स होगी, टोटल फोर्स, वो क्या होगी, इसको हम एफ नेट लिख लेते हैं। एफ नेट वो हमारे पास बन जाएगी तीनों का सम, वो बन जाएगी माइनस एस एक्स माइनस आर डी एक्स बाई डी टी प्लस एफ नॉट ई रेज टू पावर आयोटा ओमेगा टी। तो ये हमारे पास बनेगी नेट फोर्स। ठीक है, अब नेट फोर्स को हम मास टाइम्स एक्सेलरेशन भी लिखते हैं, और एक्सेलरेशन होता है सेकंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और इस टर्म को ना इधर ले आते हैं, ये जो माइनस एस एक्स वाली टर्म है उसको भी इधर ले आते हैं, तो यहाँ आर डी एक्स बाई डी टी आ जाएगा, यहाँ स्क्वायर आना है डी टी स्क्वायर क्योंकि एक्सेलरेशन लिख रहे हैं, और प्लस एस एक्स। अब ये पूरी दोनों टर्म्स, ये वाली और ये वाली, हम लेफ्ट साइड पे लेके जा चुके हैं, और राइट साइड पे हमारे पास ये बचेगा एफ नॉट ई रेज टू पावर आयोटा ओमेगा टी। ठीक है जी, तो ये हमारा बेसिकली फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो बन चुकी है। ठीक है, यहाँ पे हम इस इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करेंगे। हम ऐसे करते हैं, इसको m से डिवाइड कर देते हैं, तो फाइनल इक्वेशन पहले ये है, सोल्यूशन अभी मैं बात करता हूँ क्या सोल्यूशन आएगा। तो सबसे पहला काम हमारा हो चुका है, हमारा यही था काम बच्चों कि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को ड्राइव करना है। किसकी डिफरेंशियल इक्वेशन को ड्राइव करना है? फोर्स मैकेनिकल ऑसिलेटर, s बाई एम एक्स, और इधर भी m से क्योंकि हमने डिवाइड करा है तो m जो है हमारा सबके नीचे आएगा, तो इधर भी हमारा एफ नॉट बाई एम ई रेज टू पावर आयोटा ओमेगा टी। यहाँ पे आप चाहे नोटेशन ना यूज़ करें क्योंकि ये एम्पलीट्यूड है फोर्स का, ठीक है, लेकिन हमारी जो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं? जैसे x है हमारी, वो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, वेलोसिटी हमारी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होगी, एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होगी। तो एफ नॉट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स, क्योंकि अप्लाइड फोर्स इज ऑल्सो सिनोसॉइडल इन नेचर, सिनोसॉइडल नेचर है इसलिए ये उसका एम्पलीट्यूड है। चलिए, तो ये हमारी आ गई डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहला हमारा काम हो चुका है। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में पूछी जाए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्स मैकेनिकल ऑसिलेटर, तो आपको इसको ड्राइव करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्स्ड मैकेनिकल ऑसिलेटर। चलिए, अभी हमें क्या करना है, हम इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे। ठीक है, चलिए, तो सॉल्यूशन इसका देखिए बच्चे दो तरह का है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांसिएंट बिहेवियर। ट्रांसिएंट बिहेवियर, तो क्या होता है ट्रांसिएंट बिहेवियर? फॉर ए शॉर्ट टाइम इंटरवल, मतलब जब आपने स्टार्ट किया ऑसिलेटर को, क्या होता है, द ऑसिलेटर या जो मास होता है हमारा ऑसिलेट्स विद इट्स ऑन नेचुरल फ्रीक्वेंसी, क्योंकि अभी हमारी डैम्पिंग हुई नहीं। ठीक है, और डैम्पिंग कितनी देर में होगी, कितनी जल्दी जल्दी उसका मोशन डिके होगा पार्टिकल का, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डैम्पिंग फोर्स एंड रिस्टोरिंग फोर्स। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो जब तक वो अपनी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है ऑसिलेटर, उसको ट्रांसिएंट बिहेवियर बोलते हैं। उस केस में आप राइट हैंड साइड को जीरो पुट कर सकते हैं, क्योंकि अप्लाइड फोर्स ने अपना काम करना भी शुरू नहीं करा। तो ट्रांसिएंट बिहेवियर के अंदर अगर आपने डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखना है, तो मैं इसी इक्वेशन से लिख रहा हूँ, इक्वेशन ए से हम एफ नॉट ई रेज़ टू पावर आयोटा ओमेगा टी को जीरो पुट कर देंगे। सिंपली ये हमारी जो डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशन है वही हमारे पास आएगी। तो ट्रांसिएंट बिहेवियर में डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो ये है आपके सामने। ठीक है, इसी को मैं लिख रहा हूँ, तो इट इज एम डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर प्लस एस, पहले हम आर वाली टर्म लिख लेते हैं, आर डी एक्स बाई डी टी प्लस एस एक्स इक्वल टू जीरो। तो ये डैम्प्ड ऑसिलेटर की ही डिफरेंशियल इक्वेशन ट्रांसिएंट बिहेवियर के अंदर होती है। और इसके बाद हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिखते थे, वो हम थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। और आप जिन बच्चों ने अभी तक डैम्प्ड ऑसिलेटर स्टडी नहीं करा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप प्लीज़ स्टडी करिए।
लेक्चर जो हैं मेरे चैनल पे बने हुए हैं, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो s बाई एम एक्स इक्वल टू 0, r बाई एम को हम 2b पुट कर देते थे। ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये थोड़ा सा ना आप एग्ज़ाम में बता देंगे। इसको हम 2b पुट करते हैं, ठीक है जी, ये हम ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं। और s बाई एम को हम पुट कर देते होते थे ओमेगा नॉट डैश, ये उसकी अपनी फ्रिक्वेंसी होती थी, इक्वल टू 0। तो दिस वाज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर विदाउट एनी फोर्स। तो उस केस में हम ट्रांसिएंट बिहेवियर इसको बोलते हैं। अभी उसने डोमिनेट नहीं करा, अप्लाइड फोर्स ने डोमिनेट नहीं करा, उसने काम करना शुरू नहीं करा, तो तब तक फोर्स ऑसिलेटर का जो बिहेवियर है वो ट्रांसिएंट होता है। और उस केस में सोल्यूशन भी हमें पता है, सोल्यूशन क्या होता है, डिपेंड करता है कौन सी फोर्स बड़ी है कौन सी छोटी है। तो हम लाइट डैम्पिंग वाला रिकॉल कर लेंगे, आप भी बता देंगे कि इसमें लाइट डैम्पिंग, एग्जाम में बता देंगे कि लाइट डैम्पिंग, हैवी डैम्पिंग, क्रिटिकल डैम्पिंग तीनों काम करते हैं, बट हम लाइट डैम्पिंग की बात करेंगे जिसमें डैम्पिंग फोर्स कम होती है। तो लाइट डैम्पिंग का सोल्यूशन जो होता है वो हम लिख देते हैं इस केस में, एग्जाम में भी आपने ऐसे बताना है। तो उसमें हम x को ऐसे लिखते थे, a नॉट e रेज़ टू पावर माइनस बी टी कॉस ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टी ब्रैकेट बंद माइनस फाइव, ये हमारा सोल्यूशन था। तो ये आप चेकआउट कर सकते हैं डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर के प्लेलिस्ट के अंदर, लेक्चर को देख के, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। ओके, अब इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जो कॉज है, बेसिकली कॉज इज द रियल पार्ट ऑफ ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा। तो हम इसको इसमें कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी की टर्म्स में इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस बी टी, कॉज की जगह हम लिख देते हैं ई रेज़ टू पावर आयोटा, और ब्रैकेट के अंदर ये सारा कुछ ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट टी माइनस फाइव, ये सारा कुछ एक और ब्रैकेट में लगा देंगे हम, ठीक है। तो ये हमारा सेम सोल्यूशन है, लेकिन हमने उसको ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर लिया। अभी ये हमारा हो गया केस ट्रांसिएंट बिहेवियर का, जो आपको इतना ही बताना है। इस केस में जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस होती है उसको हम लिख लेंगे एफ डैश। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस एफ नॉट डैश इज 1/2 पाई अंडर रूट s बाई एम माइनस r/2m का स्क्वायर, ठीक है। तो ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, मतलब ये वो है जब तक अभी तक अप्लाइड फोर्स ने अपना काम करना शुरू नहीं करा। जब अप्लाइड फोर्स ने डोमिनेट करना शुरू किया तो उस केस में जो सोल्यूशन है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट की फ्रीक्वेंसी अप्लाइड फोर्स वाली हो जाती है। तो दैट इज द सेकंड केस, वो हमारा केस है। इन द केस ऑफ स्टेडी स्टेट बिहेवियर, ये दोनों बिहेवियर आपको ना सोल्यूशन में डिस्कस करने होते हैं। जब आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है फोर्स मैकेनिकल ऑसिलेटर को एक्सप्लेन करो और उस केस में सॉल्यूशंस को एक्सप्लेन करो, दोनों बिहेवियर बताने हैं। तो स्टेडी स्टेट बिहेवियर में क्या होता है, द मास स्टार्ट oscillating with frequency of applied force। और जरा रिकॉल करिए, अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी हमने क्या अभी कंसिडर करी थी, है ना, ओमेगा कंसिडर करी थी, क्योंकि हमने फोर्स मानी थी, हमने ये फोर्स मानी थी एफ नॉट ई रेज़ टू पावर आयोटा ओमेगा टी। तो इसके साथ ऑसिलेट करना शुरू कर देता आफ्टर सम टाइम। तो उस केस में हमारा जो सोल्यूशन है वो क्या बनता है, देखिए उस केस में सोल्यूशन की फॉर्म होती है, जनरल सोल्यूशन लिखेंगे। तो जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इन दैट केस इज एक्स, कॉम्प्लेक्स नोटेशन में लिखना है, सम ए नॉट ई रेज़ टू पावर आयोटा ओमेगा टी। सेम बिहेवियर, जो फ्रीक्वेंसी ओमेगा फोर्स की है वही फ्रीक्वेंसी हमारी डिस्प्लेसमेंट की बन जाती है, सेम, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा इस केस में सोल्यूशन है। अब ये भी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी हो सकती है, इसको आप इसी फॉर्म में लिख लेंगे। ए नॉट भी रहने देते हैं क्योंकि ए नॉट इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, हम इसको ए लिख लेते हैं अभी के लिए, ठीक है। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करेंगे और इस ए की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो दिस इज जनरल सोल्यूशन, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं। अभी तक हमने माना है कुछ इक्वेशंस, हाँ, ये हमारी इक्वेशन ए थी। नाउ दिस वाज इक्वेशन नंबर 1,
दिस इज इक्वेशन 2, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन 3 है और इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब हम इसको पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर, जो इसके अंदर नहीं, सॉरी, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जो हमने फोर्स मैकेनिकल ऑसिलेटर की इक्वेशन बनाई थी उसमें पुट करेंगे। ए में पुट कर ले, चाहे इसमें पुट कर लो, तो हम ए में पुट कर लेते हैं। पुट इन इक्वेशन ए। क्या फायदा होगा ए में पुट करने का? देखो, हमें ये अननोन चाहिए टू फाइंड द एम्पलीट्यूड, इसको बोलेंगे एम्पलीट्यूड, जो हमने जस्ट अभी कंसिडर किया है ए, ठीक है। चलिए कैसे, लेट अस डू दिस ऑन द नेक्स्ट शीट। तो ये हमारा सोल्यूशन है। हम पहले dx बाई डी टी फाइंड कर लेते हैं। तो dx बाई डी टी आपको पता ही है कैसे फाइंड करना है। तो हमारा a ऐसे ही रहेगा, e रेज़ पावर आयोटा ओमेगा t का डेरिवेटिव e रेज़ पावर आयोटा ओमेगा t ही रहेगा, साथ में हमारे पास आयोटा ओमेगा आएगा, क्योंकि t का जो कोफिशिएंट है वो आयोटा ओमेगा है। सेकंड डेरिवेटिव भी हम बड़ी आसानी से यहाँ लिख सकते हैं। ओके, ये है हमारा सेकंड डेरिवेटिव। इसको डिफरेंशिएट करना है दोबारा से आपको, जो स्क्रीन पे ये नज़र आ रहा है। तो आयोटा ओमेगा तो एक पहले से ही है, बाकी a ऐसे ही रहेगा। एक बार फिर से e रेज़ पावर आयोटा ओमेगा t डिफरेंशिएट होकर सेम आएगा और एक और आयोटा ओमेगा आएगा। इसको आयोटा 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 स्क्वायर इज -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर a e रेज़ पावर आयोटा ओमेगा t। तो ये हमारे पास आ गई सारी टर्म्स, इनको पुट करना है a में। तो a वाली इक्वेशन हमारी क्या थी, m डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर की जगह ये सारा फैक्टर विच इज माइनस ओमेगा स्क्वायर a e रेज़ टू पावर आयोटा ओमेगा t, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद सेकंड टर्म क्या थी, इट वाज प्लस r dx बाई डी टी। तो dx बाई डी टी ये रहा मेरा आयोटा ओमेगा, ठीक है, a इंटू ई रेज़ पावर आयोटा ओमेगा t, ठीक है ना, यही था ना dx बाई डी टी, ये वाला। इसको हमने यहाँ पे पुट करा है, ये r dx बाई डी टी प्लस एस एक्स है। तो प्लस एस एक्स को हम लिखेंगे प्लस एस स्प्रिंग कांस्टेंट, एक्स हमारा है सिंपली ये, यही था ना x, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन इज दिस, सिनुसॉइडल वेरिएशंस हैं यहाँ पे, इज इक्वल टू एफ नॉट ई रेज़ पावर आयोटा ओमेगा टी। चलिए, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। इसको अभी सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करके हमें फाइंड क्या करना है बच्चों, हमें a निकालना है जो अननोन था हमारा। ये प्रोसीजर हम हमेशा फॉलो करते हैं। ये कट रहा है, ये देखो जरा, हाँ भाई ये तो सब जगह है, ई रेज़ पावर आयोटा ओमेगा टी, ये कट रहा है भाई, फायदा हो गया। ओके, और ए वेक्टर को निकालना है, ए कॉम्प्लेक्स को निकालना है। तो ए कॉम्प्लेक्स को हम एक जगह रख लेते हैं अपने पास, ये रख लिया मैंने ए कॉम्प्लेक्स, ब्रैकेट स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, यहाँ आयोटा ओमेगा आर आ रहा है और यहाँ एस ए आ रहा है। तो जरा इनको इकट्ठा करते हैं। तो ये बन गया हमारा आयोटा ओमेगा आर, यहाँ बना, इसमें से बना माइनस ओमेगा स्क्वायर एम, और एक यहाँ से बना जी हमारा एस प्लस एस इक्वल टू, स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं ना इधर, इक्वल टू एफ नॉट नहीं काटा था हमने, सिर्फ ये काटा था, ई रेज़ पावर आयोटा ओमेगा टी। चलिए, ए निकल आया, ठीक है जी, ये हमारा एम्पलीट्यूड, इसको हम पुट करेंगे वापस वहीं पे, एफ नॉट। तो ये फैक्टर सारा हम डिनोमिनेटर में लेके चले जाते हैं। तो माइनस आयोटा ओमेगा आर माइनस ओमेगा स्क्वायर एम प्लस एस, ठीक है। तो ये हमारा आ गया सॉल्यूशन। तो नीचे से ओमेगा कॉमन ले रहा हूँ मैं, ठीक है, ओमेगा कॉमन लिया, अंदर बचा आयोटा आर माइनस ओमेगा एम प्लस एस बाय ओमेगा, है ना, एस बाय ओमेगा ही आएगा ना, क्योंकि एस के साथ ओमेगा है नहीं, तो मैंने कॉमन ले लिया। अच्छा, अब इसको और अच्छा बनाना है, तो हम ऐसे करते हैं माइनस आयोटा से, जस्ट टू शो यू समथिंग, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय माइनस आयोटा। तो ए क्या बनेगा, देखिए, तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास माइनस आयोटा एफ नॉट, नीचे ओमेगा को बाहर रहने देंगे, माइनस आयोटा से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ माइनस आयोटा इंटू आयोटा +1 होगा, है ना, देखो ना, आयोटा स्क्वायर इज -1, तो यहाँ आर आएगा। यहाँ माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस आयोटा ओमेगा एम आएगा, यहाँ करेंगे तो माइनस आयोटा एस बाय ओमेगा आएगा, ठीक है ना। तो ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब नेक्स्ट शीट पे क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा और अच्छे से बना के लिखेंगे, माइनस आयोटा यहाँ से कॉमन लेते हैं। तो नेक्स्ट शीट पे चलते हैं, लेट अस गो टू द नेक्स्ट शीट।
तो यहाँ पे जो हमारा एम्पलीट्यूड है वो बनेगा माइनस आयोटा एफ नॉट अपॉन ओमेगा, ब्रैकेट के अंदर आर, ठीक है जी, प्लस आयोटा, आयोटा कॉमन, नीचे देखिए दोनों जगह आयोटा है तो आयोटा कॉमन, तो जब आप आयोटा कॉमन ले लेंगे अंदर बचेगा एम ओमेगा माइनस एस बाय ओमेगा, ना। तो ये हमारे पास बन गया एम्पलीट्यूड। तो दिस एम्पलीट्यूड इज द अननोन इन द सॉल्यूशन, देयरफॉर सॉल्यूशन बिकम्स, हमारा जो सॉल्यूशन था वो क्या बन गया स्टेडी स्टेट के केस में, माइनस आयोटा एफ नॉट अपॉन ओमेगा, ब्रैकेट के अंदर आर प्लस आयोटा एम ओमेगा माइनस एस बाय ओमेगा, ब्रैकेट क्लोज, इसके साथ ई रेज टू पावर आयोटा ओमेगा टी। तो ये हमारा फाइनल सोल्यूशन बनता है स्टेडी स्टेट बिहेवियर के केस में। अब इस सोल्यूशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करके हमें लिखना है और डिफरेंट टर्म्स को यहाँ पे समझना है कि वो टर्म्स क्या हैं। यहाँ पे ये जो टर्म है बच्चे, ये लास्ट वाली, ये नीचे वाली, इसको हम इम्पीडेंस बोलते हैं, मैकेनिकल इम्पीडेंस। तो कॉम्प्लेक्स नोटेशन में लिखना है बिकॉज इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। आपको यहाँ पे आयोटा नज़र आ रहा है तो ये बन गया आर प्लस आयोटा एम ओमेगा माइनस एस बाय ओमेगा इज कॉल्ड मैकेनिकल इम्पीडेंस। क्या होती है मैकेनिकल इम्पीडेंस, अभी इसकी बात करेंगे। इसमें जो आर वाला फैक्टर है, आर वाला फैक्टर, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफर्ड ड्यू टू विस्कोसिटी। बेसिकली ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू मास एम ड्यू टू विस्कस फोर्स, जो भी वहाँ पे डैम्पिंग फोर्स है उसकी वजह से, वो आपको पता है। यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट है एम ओमेगा माइनस एस ओमेगा, वो क्या है, एम ओमेगा माइनस एस ओमेगा एस बाय ओमेगा इज रिएक्टेंस, मैकेनिकल रिएक्टेंस बोलते हैं इसको, ठीक है। इसमें एम ओमेगा इज ड्यू टू इनर्शिया, क्योंकि इसमें मास आ रहा है ना, इट इज ड्यू टू इनर्शिया, एंड एस बाय ओमेगा इज ड्यू टू इलास्टिसिटी। दिस फैक्टर इज कॉल्ड ड्यू टू इलास्टिसिटी, ठीक है जी। अब यहाँ पे आप z का एम्पलीट्यूड अगर फाइंड करना चाहते हैं, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, तो हमने इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं आर्गन डायग्राम के ऊपर। कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है ना, तो यहाँ पे r जो है हमारा स्मॉल r, उसको हम इसे वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। इस साइड पे हम एम ओमेगा माइनस एस बाय ओमेगा बना लेते हैं, ये हमारा r है, और जो इसका रिजल्टेंट है वो मैकेनिकल इम्पीडेंस होती है zm। तो zm का जो मैग्नीट्यूड है उसको हम ऐसे लिखते हैं अंडर रूट आर स्क्वायर। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर में पढ़ते हैं, ठीक है, बिल्कुल वैसा ही है, बस क्वांटिटी थोड़ी सी चेंज हो चुकी हैं। यहाँ पे जो फाई है, फाई इज फेज डिफरेंस, तो फाई इज फेज डिफरेंस बिटवीन Zm मैकेनिकल इम्पीडेंस एंड R, ठीक है, डैम्पिंग वाली जो फैक्टर है। ओके, नेक्स्ट शीट पे चलते हैं। ये सब चीज़ें ना आपको जब आपको दोनों बिहेवियर बताने हैं तो वहाँ ये सब कुछ आपको बताना है। फाई को फाइंड भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा tan फाई होता है वो हमारे पास आ जाएगा tan फाई, दोनों को डिवाइड करेंगे। देखो tan फाई इज परपेंडिकुलर बाय बेस, तो यहीं पे लिख लेता हूँ मैं कि फाई जो होता है दैट इज tan इनवर्स फ्रॉम डायग्राम, ठीक है, tan इनवर्स m ओमेगा माइनस s बाय ओमेगा डिवाइड बाय r, ठीक है। तो ये हमारा फाई है, फेज डिफरेंस। इसको ना इनर्शियल रिएक्टेंस भी बोल देते हैं, कभी कभी टर्मिनोलॉजी आ जाती है तो कंफ्यूज नहीं होना, इनर्शियल रिएक्टेंस बोल देते हैं, इस फैक्टर को इलास्टिक रिएक्टेंस बोल देते हैं। ये दोनों रिएक्टेंसेस हैं, और Zm इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड, ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू फोर्स्ड मैकेनिकल ऑसिलेटर। तो ये चीज़ें अभी हम डिटेल में अभी और स्टडी करेंगे,
ठीक है जी। तो ये हमारा मैकेनिकल इम्पीडेंस के बारे में जो भी डिस्कशन थी वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम सोल्यूशन को x को कैसे लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ z अगर लिखने के लिए बोल दें तो ये जो हमारा पूरा फैक्टर है इसमें ये नीचे वाला फैक्टर इसको हम कॉम्प्लेक्स नोटेशन में zm पुट करेंगे यहाँ पे। तो चलते हैं नेक्स्ट शीट पे हम x लिखेंगे। तो देयरफॉर वी कैन राइट द सॉल्यूशन ऑफ फोर्स ऑसिलेटर as minus iota f naught अपॉन ओमेगा zm। कॉम्प्लेक्स नोटेशन में ऐसे लिखेंगे e रेज टू पावर आयोटा ओमेगा t। अब हम zm को ऐसे भी पुट कर सकते हैं बिकॉज इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। एनी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी कैन बी रिटन एज zm उसका रियल पार्ट साथ में e रेज टू पावर आयोटा फाई। तो यहाँ पे फाई इज़ द फेज डिफरेंस जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया अभी, phase difference between the real part and imaginary part of Zm। तो phase difference between Zm and R। phi basically real part, यहाँ पे R और Zm के बीच में phase difference होता है। चलिए तो अब इस फॉर्म में लिख दिया, इसको यहाँ पुट कर देते हैं। तो हम x को ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस आयोटा एफ नॉट ओमेगा, नीचे zm आ जाएगा, e रेज पावर आयोटा फाई आ जाएगा, यहाँ e रेज पावर आयोटा ओमेगा t है। हम इस फैक्टर को लेके चले जाते हैं ऊपर, देखना क्या निकल के आएगा हमारे सामने। अब ये एफ नॉट ओमेगा zm सब रियल क्वांटिटीज़ हैं और e रेज पावर आयोटा हमने ऐसे लिख लिया, ओमेगा t माइनस फाई यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि ये फैक्टर जब ऊपर चला जाएगा तो माइनस आयोटा फाई रहेगा, उसका आयोटा हमने बाहर निकाल लिया। ओके तो ये हमारे पास आ गया फाइनल सॉल्यूशन। इसमें ना ये सब रियल है। अब माइनस आयोटा का जो फैक्टर है ये क्या करता है, माइनस आयोटा का फैक्टर पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस देता है हमें। अभी हम यहाँ पे फेज डिफरेंस फाइंड करेंगे, फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड द अप्लाइड फोर्स। तो यहाँ तक सोल्यूशन लिखने के बाद आपने हेडिंग देनी है इसी के अंदर, क्योंकि अभी तक हम सोल्यूशन फाइंड कर चुके हैं लेकिन साथ में यहाँ पे रिलेटेड है व्हाट इज़ द फेज डिफरेंस। कभी कभी ये क्वेश्चन साथ में बन के आ जाता है क्वेश्चन पेपर में, व्हाट इज़ द फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट जो अभी हमने फाइंड किया है, डिस्प्लेसमेंट x एंड अप्लाइड फोर्स f। ठीक है, इनमें फेज डिफरेंस देखना है। तो बड़ा आसान है, देखना इसी सोल्यूशन से हम बना देंगे, अभी 2 मिनट लगने हैं। तो ये हमारा सोल्यूशन है, इसको मैं रीराइट कर रहा हूँ यहाँ पे, माइनस आयोटा एफ नॉट अपॉन ओमेगा zm। ये तीनों रियल क्वांटिटीज़ हैं, याद रखना, e रेज टू पावर आयोटा ओमेगा t माइनस फाई। इसको खोल लेंगे तो हम लिखेंगे माइनस आयोटा एफ नॉट ओमेगा zm, e रेज टू पावर आयोटा को खोल के लिखेंगे कॉज ओमेगा t माइनस फाई माइनस प्लस आयोटा साइन ओमेगा टी माइनस वाई। ये आपको पता है ना, e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा को खोल दिया मैंने, माइनस आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं ओमेगा zm। तो ये बनेगा माइनस आयोटा कोज ओमेगा टी माइनस फाई, और यहाँ माइनस आयोटा जब मल्टीप्लाई होगा आयोटा स्क्वायर इज़ माइनस वन और एक ये माइनस प्लस 1 तो बनेगा प्लस साइन ओमेगा टी माइनस फाई, है ना ऐसे। तो अब x के 2 तरह के सॉल्यूशंस हैं, एक यहाँ पे रियल पार्ट है, एक इमेजिनरी पार्ट है। तो फॉर रियल पार्ट हम अगर इसका रियल पार्ट लिखें तो वो क्या बनेगा, देखिए रियल पार्ट बनेगा x इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन ओमेगा zm साइन ओमेगा टी माइनस फाई, है ना। देखो रियल पार्ट यही बनेगा ना, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा यहाँ पे है नहीं तो ये रियल पार्ट बना बच्चे हमारा। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारी फोर्स कौन सी है, रियल पार्ट ऑफ फोर्स भी लिखते हैं, रियल पार्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स वो क्या था, एफ नॉट ई रेज़ टू पावर आयोटा ओमेगा टी है ना, तो एफ नॉट कॉज ओमेगा टी ये रियल पार्ट है उसका अप्लाइड फोर्स का। ठीक है जी। तो मतलब जब इस तरह की फोर्स लगाओगे एफ नॉट कॉस ओमेगा टी, क्या मतलब है, फिजिकल मीनिंग क्या है इस फोर्स का कि टाइम t 0 पे
जब आप यहाँ पे t को 0 पुट करेंगे cos ओमेगा t 1 होगा, फोर्स F0 है। मतलब जब आपका मोशन स्टार्ट करा है उसी टाइम पे आपने F0 फोर्स लगाई, मतलब मीन पोजीशन से आपने फोर्स लगाई t0 पे। अगर आपका मोशन भी मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ तो आपने उसी टाइम फोर्स लगाई F0। फिर दोबारा जब मीन पोजीशन पे आया फिर वो फोर्स F0 है। ये फोर्स सिनुसॉइडली वेरी कर रही है। तो ये फोर्स जो है रियल पार्ट F0 cos ओमेगा t के कॉरस्पॉन्डिंग, हमारा सोल्यूशन ये आ रहा है बच्चे, ठीक है। अब इन दोनों में कितना फेज डिफरेंस है, देखो इसको कैसे लिख सकते हैं। इस फैक्टर को अगर आपने इन टर्म्स ऑफ कॉज लिखना है तो वो कैसे बनेगा, नेक्स्ट शीट पे लिख के दिखाता हूँ आपको। साइन थीटा क्या होता है, तो रियल पार्ट जो आया हमारा वो आया F0 अपॉन ओमेगा ZM। हमारे पास यहाँ पे साइन है लेकिन मैंने इसको कॉज की फॉर्म में लिखना है, तो मैं लिख सकता हूँ कॉज, जो पुराने वाला एंगल है वो एज इज रहेगा, साथ में माइनस π/2 आएगा यहाँ पे। तो माइनस कॉमन ले लो यहाँ पे, ठीक है। देखो माइनस कॉमन ले लो तो ये बन गया cos ओमेगा t माइनस कॉमन 5 प्लस π/2, ये लो जी, ठीक है जी। तो ये हमारा रियल पार्ट आया सोल्यूशन का x का, कॉरस्पॉन्डिंग टू फॉर f इज इक्वल टू F0 cos ओमेगा t। अब देखो यहाँ cos ओमेगा t है, यहाँ cos ओमेगा t के साथ कुछ एडिशनल है, ये पीछे चल रहा है x बाय द फैक्टर ऑफ 5 प्लस π/2। तो फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस क्या हम लिख सकते हैं कि x लैग्स बिहाइंड, क्योंकि माइनस साइन है इसलिए लैग्स बिहाइंड f बाय 5 प्लस π/2, ये हमें बताना है, ठीक है। तो दिस इज द फेज डिफरेंस बिटवीन x एंड f। अब यहाँ पे फाई क्या है, फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल इंपीडेंस एंड r, ठीक है, वो डिफरेंट है। और एक π/2 का फेज डिफरेंस यहाँ पर भी आ रहा है मेरे पास। अब जब रेजोनेंस कंडीशन होती है हमारे पास, तो रेजोनेंस कंडीशन में हमारे पास फाई 0 होता है, वो हम आगे जाके स्टडी करेंगे लेकिन यहाँ पे बताना इंपॉर्टेंट है। तो रेजोनेंस में फाई 0 होता है, तब x और f का फेज डिफरेंस π/2 का रहता है। मतलब जब x मैक्सिमम होता है तो f 0 होता है, जब x मिनिमम हो जाता है तो f मैक्सिमम हो जाता है। जैसे मैंने बताया कि मीन पोजीशन पे जब पार्टिकल आएगा x 0 होगा, तो वहां जब अप्लाइड फोर्स आप लगाओगे वो मैक्सिमम लगा दोगे एक बार, ठीक है। तो इसलिए π/2 का फेज डिफरेंस लेता है। तो हम अभी थोड़ा बता देते हैं, रेजोनेंस अभी आगे जाके आएगा, लेकिन इस पॉइंट को ध्यान में रखना कि एट रेजोनेंस, यहाँ स्टार लगा देते हैं, अभी आगे जाके फिर डिस्कस करेंगे, हमारा फाई 0 होता है। रेजोनेंस पे क्या होता है कि जो m ओमेगा होता है वो s/m के बराबर होता है, s/ओमेगा के बराबर होता है, सॉरी s/ओमेगा के बराबर होता है। तो उस केस में हमारा जो zm होता है वो r के ही बराबर होता है। तो उस केस में हमारा x लैग्स बिहाइंड, ये आगे जाके भी डिस्कस होगा देखना, f बाय π/2। तो ये फेज डिफरेंस आ गया जी। यहाँ पे अपना लेक्चर फिनिश करते हैं। हमें क्या क्या बताना था, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्स मैकेनिकल ऑसिलेटर नंबर 1, नंबर 2 द नेचर ऑफ सॉल्यूशंस, ट्रांसिएंट बिहेवियर एंड स्टेडी स्टेट बिहेवियर, नंबर 3 x को कैसे लिखना है और x का रियल पार्ट अलग करके इमेजिनरी पार्ट अलग करके दिखाना है, और बताना है कि दोनों में जो फेज डिफरेंस है वो 5 प्लस π/2 का रहता है, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, इसका एम्पलीट्यूड भी फाइंड करेंगे, इसकी ओमेगा के साथ क्या वेरिएशन है, एक्स की एम्पलीट्यूड की क्या वेरिएशन है वो भी फाइंड करेंगे। चलिए जाते जाते एक चीज़ ऐड कर देते हैं यहाँ पे, ये जो चीज़ है ना यहाँ पे, इसको एम्पलीट्यूड बोल लेंगे, ठीक है। दिस इज एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशंस, ये भी ध्यान रखना, कॉपी पे नोट कर लेना जब आप नोट्स बनाओगे, ठीक है। चलिए अब फटाफट मैं वीडियो को रिवाइज कर रहा हूँ, जस्ट आपके नोट्स कंप्लीट हो जाएं। अपनी वीडियो को पॉज करिए और यहाँ से आप अपनी कॉपी पे ड्राइव कर सकते हैं, लिख सकते हैं सारा कुछ। चलिए अब यहाँ पे वीडियो पॉज कर लीजिए और इसको कंप्लीट करिए कॉपी पे। नेक्स्ट शीट, नेक्स्ट शीट, नेक्स्ट, नेक्स्ट शीट। इम्पीडेंस के बारे में भी बता देना भाई, इम्पीडेंस क्या होती है, मैकेनिकल इम्पीडेंस, रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू द मैकेनिकल ऑसिलेटर। चलिए तो ये इम्पीडेंस के बारे में बता देना। फिर उसके बाद ये फाइनल सोल्यूशन आ गया हमारा। फाइनल सोल्यूशन को हमने एक और फॉर्म में लिखा, ZM, यहाँ पे हमारा जो फाइनल सोल्यूशन है इसका फाई ऊपर चला गया, इस फॉर्म में लिखा, रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग कर दिया मैंने, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा।
और ये हमारा नेक्स्ट फिनिश। तो यहाँ पे लेक्चर फिनिश करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।